अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मकालमा। मैं हूं शाजिया खान। आप इस प्रोग्राम में हुमा बकाई को मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए देखते हैं। इस वक्त वो मुल्क से बाहर है तो अल्टीमेटली मुझे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। नाज़रीन, वफाकी मखलूत हुकूमत ने जब हल्फ उठाया तो उस वक्त डॉलर 189 का था और उसी दिन 181 पर डॉलर आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक सियासी और आइनी बहरान की वजह से मुल्क की मईशत जो है इस वक्त अगर कहा जाए कि बहुत क्रिटिकल हो गई है तो गलत ना होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब पीटीआई हुकूमत गई थी तो हमने देखा था कि इमरान खान जाते जाते जो तेल की जो पेट्रोलियम मसनूआत थी और जो बिजली की कीमतें थी उस पर जो दी जाने वाली सब्सिडी थी वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए एक बारूदी सुरंग साबित हो रही है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम से कम हो चुके हैं। डॉलर आज 201 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि रवा माली साल के जो 10 माह है उसमें हमने देखा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है और जो इम्पोर्ट है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। 72% सिर्फ हमने अप्रैल में इम्पोर्ट को इंक्रीज होते हुए देखा था। नाज़रीन, उसके साथ ही हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें फर्दन जो है वो डिक्लाइन पर चला गया है। अब ये तो मौजूदा मुआशी सूरत हाल हो गई, लेकिन कल इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने एक एमरजेंसी इकोनॉमी प्लान जो है उसका ऐलान किया है, जिसपे हर तरह की जो इम्पोर्ट आइटम है जो कि लग्जरी आइटम्स हैं उस पर 800 के करीब वो अशियाँ हैं जिन पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि मुल्क में अरबों डॉलर का इम्पोर्ट जो है वो एक तरह से फूका जा रहा था। ये जो हम इम्पोर्ट बिल दे रहे थे और हुकूमत का ये कहना है कि इससे अब 6 अरब रुपए जो है वो सेव किए जाएंगे। और साथ साथ जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है ऑफ कोर्स उसमें भी हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी। अब बात आज हम करेंगे इस प्रोग्राम में कि क्या ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है ये मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर डायरेक्शन में ला सकती है या मजीद हमें कुछ और इकदाम करने होंगे। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी कराची तशरीफ लाए थे, सनतकारों से मुलाकात की, तिजारतकारों से मुलाकात की और उन्होंने उनसे कुछ एडवाइसेस भी मांगी। वो एडवाइसेस क्या होंगी, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे हम बात करेंगे। तारुफ करा दूं मैं, इख्तियार बेग साहब वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी एसोसिएशन भी है, इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। राशिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कराची बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं, सनतकार भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और कुछ हम मजीद ओपिनियन लेंगे। सीनियर इकोनॉमिस्ट से डॉक्टर शाहिद हसन हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। इख्तियार बेग साहब, चूंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर मुझे ये बताइएगा कि किसी भी इकोनॉमी को सस्टेन होने के लिए क्या आइनी बहरान या सियासी बहरान इस बात की इजाज़त देती है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर डायरेक्शन में चले? देखिए, सबसे चीज़ जो ख़तरनाक होती है जिसको मैं जहर कातिल कहता हूँ वो सियासी अदम इस्तेकाम है। अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वो माशी इंस्टेबिलिटी की जन्म देती है। अगर मुल्क में आप माशी इस्तेकाम देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम, नहीं तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इस्लाहात, वो तमाम मेजर्स जो आप बड़े जज्बे से करेंगे वो एंड रिजल्ट उसका वो नहीं मिलता कि जो आपने प्लान किया हुआ होता है, जो ऑब्जेक्टिव बनाए हुए होते हैं। अब इस वक्त यही है कि मुल्क में एक तो माशी बहरान है। अब मैं इससे ज़रा आगे निकल के कह रहा हूँ, माशी इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास डॉलर अब लोएस्ट लेवल पे 10 बिलियन पे आ गए हैं, जो 1.5 महीने की इम्पोर्ट से ज़्यादा के लिए नहीं। अब उससे आगे की इम्पोर्ट के लिए हमें डॉलर कहाँ से आएंगे, वो सवालिया निशान। और इस वजह से हमारे जो कर्जे हैं जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, उनका इतना शदीद दबाव है कि हम नए कर्जे ले रहे हैं पुराने कर्जों को देने के लिए। और अब क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम से निकले हुए हैं, जिसको सस्पेंड कहते हैं, तो ना वर्ल्ड बैंक हमें कोई मदद करने को तैयार है, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें कोई मदद करने को तैयार है। लिहाजा हमारे हाथ पैर कटे हुए हैं और हमें मसलों को हल करना है। पहली चीज़ तो यह है कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना होगा, हर हालत में जाना होगा, विलिंगली या अनविलिंगली। वो इसलिए कि IMF से अगर आप आज वैसे नर्व रेकिंग डेवलपमेंट हुई IMF के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल हो रही है। IMF ने 2-3 शराइत रखी हैं, वो हमें इमरान साहब तोहफा दे गए थे जाते जाते कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने तेल की कीमतें कम कर दी 10 रुपए फी लीटर, और जब कम की थी उसके बाद से अब तक मजीद बढ़ गई हैं। यानी अगर आप इस वक्त उन कीमतों को सिर्फ वापस करें तो 255, 226 रुपए
फर्नेस ऑयल और डीजल की कीमतें बनती हैं जो एक आदमी सुनने को तैयार नहीं है, और क्या महंगाई होगी फिर वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये इम्पोर्ट इमरजेंसी बड़ी सही लगाई है। हमने शुरू से मैं कह रहा था अपने कॉलम्स में, टीवी के इंटरव्यूज़ में, कि पुरताइश अशिया को इम्पोर्ट बंद करें, आप मोबाइल टेलीफोनों को बंद करें, लैंड क्रूज़र बड़ी गाड़ियों को बंद करें, चीज़ को, बिस्किट्स को, कैंडीज़ को बाहर से बंद करें। आपके पास खाने के लिए डॉलर नहीं है। श्रीलंका का हाल आपने देखा है, तो आपने अब जाके कल ऐलान हुआ है इन सब चीज़ों का 80 से ज़्यादा जो उन्होंने, और 800 से ज़्यादा टोटल हैं वो जो बंद कर दी हैं। उसमें उन्होंने बंद नहीं किए बल्कि उस पर ड्यूटी किसी पे 100% बढ़ा दी है, किसी पे 200% बढ़ा दी है, किसी पे 50% बढ़ा दी है। तो उसको लोग अब इम्पोर्ट नहीं करेंगे, वो बारे में नहीं आती, बहुत महंगी पड़ जाएंगी। बैंड नहीं किया। अच्छा। क्योंकि हमारे इंटरनेशनल कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि आप इस तरह से, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके लिए वो भी अलग हमें चीज़ चाहिए है, होता वो अलग है। अच्छा। हमने हमेशा से कहा था कि इन पे तो आप लगाएं रेगुलेटरी ड्यूटी 100-200% बैंड करें, वो बैंडिंग के जुमरे में आता है। लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, डाइज हैं, केमिकल्स हैं, पॉलिएस्टर फाइबर है, सिंथेटिक यार्न है, ये सब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और फिर इसे टेक्सटाइल में वैल्यू एडिशन करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों पे ड्यूटी ना लगे। अगर इन पे ड्यूटियां लग गई और ये महंगी हो गई तो एक्सपोर्ट महंगी होगी, और एक्सपोर्ट महंगी हुई तो मुकाबलती सकत ख़त्म आपकी, फिर आप एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं ले सकेंगे। तो ये बड़ा नाजुक ये मैकेनिज्म था कि हमने उन चीज़ों को बैन किया है या उनको डिस्करेज करा है या रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है जो पुरताइश अशिया हैं, लेकिन खाम माल इसमें नहीं आता, क्योंकि खाम माल एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है। अब आखिरी चीज़ जो इसमें मैं बतला दूँ ये है किस तरह से डॉलर बढ़ेगा, जो आपने हमने सवाल के आखिर में कहा था। 4 तरीके से डॉलर आता है दुनिया में किसी भी मुल्क में। पहला तरीका है रेमिटेंसेस। ठीक है। हमारे रेमिटेंसेस जो है $35 बिलियन हाईएस्ट हो जाएंगे। पिछले महीने $3 बिलियन की इंपोर्ट आई अप्रैल में। अच्छा। तो आपकी 35 बिलियन तो एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा माशाल्लाह। मैंने एक तजवीज़ दी थी, बोस्तान मलिक बोस्तान साहब ने, फॉरेक्स एसोसिएशन के जो सदर हैं, एक हंगामी सेमिनार किया था, मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि स्टेट बैंक से कि $1 ज़्यादा दे दें ताकि वो लोगों के जो मज़ीद फंड्स बाहर हैं वो उनको भेज सकें। हमें रुपए ज़्यादा देने में इतना कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन डॉलर जो हमें आ जाएंगे 4 से 5 बिलियन की एक तखमिया लगाएगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरे जो डॉलर आते हैं वो एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट आपकी 30 बिलियन से डॉलर नहीं बढ़ के दे रही है, तो वो उसमें मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं हूँ। IT सेक्टर को अगर वो प्रमोट करके उधर जंप मिल सकता है 3-4 बिलियन का। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मुल्क के हालात ऐसे हैं, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा। आपके $1 बिलियन भी इस साल नहीं आया, जबकि पड़ोस के ममालिक में हमारा 80-80, $90 बिलियन के जो है वो फाइनेंसिंग हो रही है प्रोजेक्ट। तो तीसरी चीज़ में मुझे उसमें भी उम्मीद नहीं है। तो जब ये 3 चीज़ें नहीं होती शाजिया, तो चौथी चीज़ होती है डोनर्स एजेंसी से कर्जे लेना। वो डॉलर जो यहाँ से नहीं मिले फिर वो कर्जों के मद में लिए जाते हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि सनती एमनेस्टी आपकी जो ऐलान किया था आपने वो वापस लो, और ये जो प्राइजेस ली हैं ये पेट्रोल की और बिजली की वो आप रिवर्स करो, और इस तरह के उन्होंने खर्चात भी कम कराए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 100 अरब उन्होंने कहा कटौती करो। तो वो अब हम पे हार्श शराइत रख रहे हैं और हमें उनसे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट करके IMF के प्रोग्राम में जाए। क्योंकि अगर आप IMF के प्रोग्राम में उन्होंने मना कर दिया तो डॉलर आपका $250 का हो जाएगा। ठीक। राशिद साहब, रीजंस इख्तियार बेग साहब ने बताई। अब हमारे कुछ ऐसी भी सेक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छे परफॉर्म भी किया। हमारी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उसका हमने देखा कि वो IT सेक्टर हमारा अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअली मसला क्या है? क्या ये जो मैंने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात की थी, ये कयास आराइयाँ, ये अफवाहें, ये स्पेकुलेशन, ये मुल्क की मईशत को ख़राब करते हैं या वाकई यही वजूहात हैं जो इख्तियार बेग साहब ने कहा? देखिए, मल्टीपल वजूहात हैं। ठीक। नंबर 1 तो जो आपने कहा कि मुल्क की जो हालात हैं
اس کو اگر آپ جیسے کبھی کسی چیز کے پر آپ کو بہت زیادہ غور کرنا پڑتا ہے نا تو آپ اس کو بہت فوکس کر کے قریب سے دیکھتے ہیں اور دور سے دیکھتے ہیں, چھوٹے ویژن میں دیکھتے ہیں اور بڑے ویژن میں دیکھتے ہیں. تو معیشت کا ڈائریکٹ تعلق لا اینڈ آرڈر سے ضرور ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثلا مائکروز کے اندر آپ چلے جائیں تو اگر آپ کسی مارکیٹ میں جائیں اور وہاں پہ 10 کپڑے کی دکان ہے اور ایک دکان کے سامنے 2 لوگ مل کر لڑ رہے ہیں تو آپ اس دکان کو اگنور کرتے ہوئے آگے والے دکان پہ چلے جائیں گے جہاں پہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہوگا, جہاں پہ ایک پیسفل ماحول ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے ایک اکنامی کا بھی ہے کہ جب ملک کی فضا میں ایک غیر یقینی کی کیفیت ہوتی ہے اور جب سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں, جب لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ ڈیفینیٹلی جو بزنس ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. لیکن افسوسناک بات جو ہے نا, انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے بدترین مسائل سے گزر رہا ہے, بدترین دور سے گزر رہا ہے. ہماری اکنامی تقریباً سمجھ لیں کہ ایک دم آلموسٹ کرش ہوئی ہوئی ہے, ہمارے ڈالر اوپر جا رہے ہیں سب. لیکن جو سیاسی جماعتیں وہ سب کے سب اپنی انا پہ لگے ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو ان کے ووٹرز ہیں, وہ سارے کے سارے اپنی اپنی انا کے خاطر ان کے پر ڈٹے ہوئے. کسی کو چاہے وہ عوام ہو جائے, چاہے وہ پولیٹیشینس ہو جائیں, چاہے جو بھی ان میں سے کسی کو اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی فکر نظر نہیں آئے گی. اور اس کے اندر میں سب سے پہلے ووٹرز کو لے کے آؤں گا کہ جو ووٹرز ہیں انہوں نے کسی بھی سیاستدان کو دیکھے کہ بھئی پچھلے 20-25 سال میں, 30 سال میں یا پچھلی حکومت میں سیاستدان نے کبھی کسی کو کچھ دیا ہے, نہیں دیا ہے, کیا ہے, کیا حالات رہے, کیا نہیں رہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ واقعی میں پاکستان کے محب وطن ہیں, اگر ان کو پاکستانی عوام سے لگا ہوا ہے, پاکستان سے, تو ان کے اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ہو کے اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. نمبر 1. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ کیا صرف یہی وجوہات ہیں؟ اور دیکھیں ایکسپورٹ ہماری ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہماری جو خارجہ پالیسی رہی ہے وہ کہ بہت اچھی نہیں رہی اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کہ بہت اچھے نہیں رہے. اور ایک اچھی معیشت کے لیے ایک اچھی خارجہ پالیسی انتہائی ناگزیر ہوتی ہے, انتہائی ضروری ہوتی ہے. اب آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تو ان کے ہاتھوں میں ہے نا, کیونکہ جن سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. لیکن آپ کی اپنی امپورٹ آپ کے اپنے ہاتھوں میں. تو جب آپ کی 22 کروڑ کی عوام ہے, جہاں پہ 60% یوتھ ہیں, جہاں پہ دنیا کی ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے, رب نے آپ کے ملک میں دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی اگر آج ہم دنیا کے محتاج ہیں تو میرے خیال سے پھر یہ دنیا کا قصور نہیں ہے کہ ہمارا قصور ہے. اور اگر ہم کو امیڈیٹلی ان چیزوں سے نکلنا ہے تو دیکھیں ایک تو بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ آ کے ایک آؤٹ دا باکس جو انہوں نے ایک اسٹیپ لیا ہے ان چیزوں کا کہ جتنی اشیاء کے اوپر انہوں نے کچھ بینڈ لگا دیا, اس کے اوپر ڈیوٹیاں لگا دی, تو اس سے بہت فائدہ ہوگا, ملٹیپل فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے 6 بلین کی وہ ڈیوٹی بچے گی. پھر ان کے سبسٹیٹیوٹ آپ کو لوکل دیکھنا پڑے گا نا, کیونکہ دیکھیں اگر آپ جوس بینڈ کر رہی ہیں تو جوس کی ڈیمانڈ تو ہے, اگر آپ میٹ بینڈ کر رہی ہیں تو میٹ کی ڈیمانڈ ہے, اگر آپ نے فش کو بینڈ کر دیا تو فش کی بھی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر آپ نے موبائل بند کر دیا تو موبائل کی ڈیمانڈ بڑھ جائیں گی, تو لوکل ڈیمانڈ آپ کے بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو آپ کو وہ 6 بلین ڈالر جو جاتا تھا وہ بچ جائے گا, اور پھر جب آپ اس کو یہاں پہ گرو کریں گے, جب آپ اس کی یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں گے تو آپ اپنے پڑوسی ممالک کے اندر ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی بھی بہت سارے اور ایسے آئٹم ہیں جن کے اوپر ہم بہت جلدی کام مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم امپورٹ اکانومی سے ایکسپورٹ اکانومی کی طرف ہم ٹرانسفر کریں گے. ہم کو دونوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا. ہم ایکسپورٹ اپنی جتنی بڑھا سکتے ہیں, دیکھیں مینوفیکچرنگ ہماری جتنی زیادہ ہوگی نا ڈیفینیٹلی ہماری ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہو رہی ہوگی. اور اگر ایکسپورٹ کے اندر ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کوئی ہم کو آرڈر دیتا ہے نہیں دیتا ہے, کبھی جیسے آج کل چل رہا ہے کہ GSP+ رہے گا نہیں رہے گا, لیکن آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں آپ کا امپورٹ کا اور ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے نا وہ اتنا بڑا ہے, تو اگر آپ اپنی امپورٹس کو بھی ڈکلائن کریں گے تو وہ آپ کا ایکسپورٹ کے برابر آپ کا سبسٹیٹیوٹ اس کا آپ کو کافی اس کو بیلنس کر دے گا. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ چیز بتاتا ہوں کہ ہم ابھی بھی ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ابھی بھی سفید چنا امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ابھی بھی دال چنا امپورٹ کر رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر ابھی تک پابندی نہیں لگی ہے اور ان کے اوپر ڈیوٹی ابھی نہیں بڑھی ہے. ہمارے پاس 60% یوتھ ہے, ہمارے پاس میٹھا پانی بھی ہے, کھارا پانی بھی ہے, ہمارے پاس بے تحاشا زمین ہے, ٹھیک ہے. ہم اگر ان چیزوں کو خود گرو کریں گے تو افغانستان ہماری ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو سکتا ہے, ہمارے جو اور اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں وہ ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہو سکتے ہیں. تو ان صورت میں اگر 6 بلین ڈالر یہ یہاں سے بچا رہے ہیں تو 6 سے 8 بلین ڈالر آپ وہاں سے بھی بچائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس وقت
जिस किस्म की इमरजेंसी है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपके सबसे ज्यादा पैसा जाता है, जो सबसे ज्यादा डॉलर जाता है, वो जाता है पेट्रोल की इंपोर्ट के अंदर। तो इस वक्त एक और बहुत जरूरी काम ये हो गया है कि जितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं या जितने मॉल्स वगैरह खुलते हैं ना, इनके ऊपर भी आपको एक काम ये करना पड़ेगा। देखें, जो पेट्रोल लगता है वो किस पे लगता है। अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो पेट्रोल लगेगा, ठीक है ना। अगर मैं हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरा 6 दिन पेट्रोल लगेगा। अगर आप उसको, ये पाकिस्तान में इससे पहले एक दफा हो चुका है कि अगर आप 5 दिन इंडस्ट्री चलाने की परमिशन दें और उनको कभी 2-2 घंटा 4-4 घंटा आप अपना टेन्योर बढ़ा दें और लोगों को 2 दिन की छुट्टी दे दें, तो एक पूरे दिन का आपका पेट्रोल बच सकता है। इसी तरह से, क्योंकि देखिए इस वक्त आप इकोनॉमिक इमरजेंसी के अंदर हैं, इस वक्त आपको जो स्टेप उठाने होंगे खुद उठाने होंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है ना आपके साथ डेफिनेटली आपको फेवर नहीं करेगी। कुछ दुनिया आपको ब्लैकमेल करेंगे, कुछ करेंगे। तो इस वक्त तो आपको अपने मामलात को पहले देखना है। जब आप अपने ऊपर जब खुद अपनी मदद करना शुरू हो जाएंगे तो दुनिया खुद बखुद आपके पास आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम बार बार जब दुनिया के पास जाते हैं ना कर्ज लेने के लिए, ये भी हमारे लिए बहुत गलत है। हमको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि अपनी खारजा पॉलिसी को मोर देन एक्सीलेंट बना के हमारे जितने पड़ोस के ममालिक हैं हमको उनके साथ अपने अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। अमेरिका, शहबाज शरीफ साहब ने तो स्टेटमेंट दिया है कि अभी हम इंडिया बहुत के अच्छा पास भी स्टेटमेंट जाना है, चाह रहे हैं, बहुत ट्रेड अच्छा करना चाह स्टेटमेंट रहे है। हैं। देखें, हमारे ताल्लुकात इसराइल से भी बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारे ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे होने चाहिए, हमारे ताल्लुकात चाइना से और अमेरिका से भी बहुत अच्छे होने चाहिए। दुनिया वैसे बाइपोलर से यूनिपोलर पे आ गई है, अपने मुफादात को देख के पॉलिसीज बनाई एग्जैक्टली। जाती तो हैं। अगर हमको मईशत को बेहतर करना है तो हमें खारजा पॉलिसियों को अच्छा करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको कहा है कि इमीडिएटली हमको इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके डॉलर की लगाम नहीं होगी और जब तक आपके मार्केट के अंदर इनस्टेबिलिटी होगी, तो आप देखें कि आज एक थोड़ी सी कल की बहुत अच्छी पोजीशन आने के बाद, कल जो है ना, आप उसको देखें कि लोगों ने उसको कितने अच्छी तरह से उसका इस्तकबाल करा है कि आज आपकी जो स्टॉक मार्केट थी वो भी बेहतर थी और पॉजिटिव में चलती रही। और आज आपकी जो डॉलर की तेजी से पैसे जा रहे थे वो भी तकरीबन आज ऑलमोस्ट रुक गए। तकरीबन शायद रुपये 18 का फर्क होगा, डेली आपके 3 से 4 रुपये के ऊपर ये ऊपर जा रहा था। तो मेरे ख्याल से हमको मल्टीपल काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मसला यहाँ ये कि अगर हमने इंपोर्ट बंद कर दी या उस पर हमने टैक्सेस लगा दिए, ड्यूटी लगा दी, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का है। लोड शेडिंग आप देख लीजिए इख्तियार बेग साहब के, इस वक्त 6850 मेगावाट जो है शॉर्टफॉल है। और हमारा, जैसे कि हम पहले भी इंडिकेट कर चुके हैं कि हमारा एक प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि हम इंपोर्ट में जो बिलों की अदायगी की मद में डॉलर हवा में उड़ा देते हैं, अरबों डॉलर, हम बिजली के बिल, बिजली की जो कीमतें हैं या बिजली बनाने के जो जराए हैं, ज़खायर, वो बहुत महंगे हैं। उसको किस तरह आपने बिल्कुल एड्रेस सही करा। इस वक्त हमें 2 जगह से हिट हो रही है। एक, हम जो पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें फर्नेस ऑयल और LNG सब आता है, एनर्जी, वो $14 बिलियन तक पहुंच चुका है। $14 बिलियन, क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई। हम इस 14 बिलियन को पूरा तो नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन अगर इसमें हम 3-4 बिलियन कम करके ऑल्टरनेटिव एनर्जी से बिजली पैदा करें, जिसमें हवा है, सूरज है, हाइड्रो है, कोयले से एंग्रो बना ही रहा, 3 यूनिट उनके काम कर रहे हैं, और न्यूक्लियर है, तो आपका इतना ज़्यादा इन्हिसार फिर फर्नेस ऑयल पे नहीं होगा जो अब है। 918,000 मेट्रिक टन अप्रैल के महीने में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया है, जो 60 सालों में सबसे ज्यादा है। अच्छा, मेरी तो तस्दीक एक कर तो दीजिएगा, इससे आपको अगर निकलना मैं होगा। गलत हूँ, नवाज शरीफ के दौर में 2018 से पहले हमने देखा था कि पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में, थोड़ी लोड शेडिंग को एड्रेस भी किया था। फिर इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने उस पॉलिसी को रोक दिया, उसको प्रोसीड नहीं किया। यही है, मैं कहता हूँ सियासी कि मकासद ये के लिए- पॉलिसी गलत है। आप सस्ते जराए से बिजली पैदा करने और सस्ते फ्यूल से बिजली पैदा करने के बजाय सबसे महंगे फ्यूल से, फर्नेस ऑयल से और LNG से, जो आजकल $35 पर MMBTU हुई है, आप बिजली पैदा करेंगे, 28 रुपए का यूनिट एक बिजली का पैदा होगा। आप क्या एक्सपोर्ट में compete कर सकेंगे? आप किस तरह से लोगों को रिलीफ दे सकेंगे? तो एक तो ये चीज़ है कि आपको पेट्रोलियम मसनूआत की जो चीज़ें हैं उसको कम अज कम टारगेट बनाए, आधा करें। दूसरे, वो अशिया जो हम खाने पीने की एक्सपोर्ट करते थे, गेहूं हम एक्सपोर्ट करते थे, शक्कर हम एक्सपोर्ट करते थे, दालें हम एक्सपोर्ट करते थे, मसाला जात हम एक्सपोर्ट करते, आज ये सब चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी
मालूम है कितना डॉलर का बिल है? इंडस्ट्री श्रंक हो गई है नहीं, ना, वही हम में, सिर्फ गंदम, वो भी चावल और उसको 8 मिलियन से 9 मिलियन डॉलर तक इसका बिल पहुंच गया है। खुर्दुनी तेल जो खाने का है वो 4 बिलियन पहुंच गया है। तो आप सब गलत तरफ जा खाने रहे पीने हैं। के तेल में तो हम जा सकते हैं ना राशिद साहब, जैसे हमारे पास सूरजमुखी की अपने सूरजमुखी मुल्क का में sunflower है, उन्होंने लगाना शुरू कैनोला है, किया palm, था। हाँ। हमारी ये सरसों- पॉलिसी palm oil, आपने कंटिन्यू नहीं रखी और फिर इस जाने वाली हुकूमत ने हर वो चीज मंगाई जो उसकी डिमांड थी, ये रियलाइज करने के बगैर कि भाई इसका हमें मुतबादल मुकामी पैदावार करनी चाहिए। जो मुकामी पैदावार पे आप सेल्फ रिलायंस यानी खुद इन्हिसारी छोड़ दिया अब आपने, तो आप तबाह हो गए। आपकी 50 बिलियन डॉलर का तजारती खसारा है। तो 50 बिलियन के माने 12 चौक 48, 4 बिलियन से ज्यादा का मंथली आप खसारा। 4 बिलियन डॉलर मंथली कहां से देंगे? आपके पास कहां से आ रहे हैं? एक साल का 50 बिलियन हो चुका, वो हो जाएगा अभी 40 तो हो चुका है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बुनियादी गलत पॉलिसियां हैं जिसके ऊपर हमें एज ए कौम अपना रिव्यू करना होगा, नहीं तो हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने वो बार बार कहते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, शब्बर जैदी साहब, जब वो मिलते हैं वो कहते हैं नेक्स्ट ईयर डिफॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान, वो अभी जून में डिफॉल्ट। तो मैं शब्बर से ये कहता हूँ यार अल्लाह ना करे आपकी बात पूरी हो कि मेरा मुल्क है, लेकिन हमारे करतूत तो वैसे ही हैं कि हमने इंपोर्ट पे अब जाके लगाया है जब रिजर्व बिल्कुल आखिरी सतह पे रह गए। ओ भाई ये चीज तो पहले से नजर आ रही थी, ये इमरजेंसी आप पहले भी लगा सकते थे, लेकिन वो कह रहे थे इमरान साहब हम क्यों लगाएं, ये कहते थे जी हम क्यों नहीं। जहाँ पे सियासी मफादात कौमी मफादात के ऊपर हावी हो जाते हैं वहाँ सही फैसले नहीं होते। ठीक है राशिद साहब, हमारे पास हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी उसको हम क्यों शिफ्ट नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में? चाइना हमारे सामने एक एग्जांपल है, तो हम उसको क्यों नहीं कंसीडर करते? सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी बननी चाहिए, जो मेरे ख्याल से आज है ही नहीं बनी, उस इकोनॉमिक पॉलिसी को हमारी एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए कि कोई भी जमात आ जाए, कोई हुकूमत आ जाए, उस पॉलिसी को वो छेड़ने ताकि तसलसल के साथ एक क्योंकि 40-50 साल तो आपको रिक्वायर्ड होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है ना, वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं जब सियासतदान आते हैं तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बनाते हैं। और उनमें से अगर आप गौर करें इमरान खान के दौर में 4 महीने में 4 साल के अंदर मेरे ख्याल से 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए। यहाँ पे भी अभी मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट 2 साल चलती है, कोई 3 साल चलती है, कोई 4 साल चलती है। ये लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये सब जितने भी आते हैं ना, इनमें से कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। जब ये आते हैं एज ए फाइनेंस आते हैं तो ये सिर्फ अपनी जमात के तौर पे दिख रहे होते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है ना। जबकि असली तौर पे आपकी जो इकोनॉमी की पॉलिसी बननी चाहिए वो एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, और जो आपका एक इकोनॉमी का थिंक टैंक बनना चाहिए, उस थिंक टैंक के अंदर आपको जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, चाहे जमातें आए चाहे जाएं, लेकिन उन एक्सपोर्टर्स ने तो अपनी जगह पे रहना है। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जितने टेक्सटाइल के लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो फार्मा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो कहीं नहीं जाएंगे ना, उन्होंने तो यहीं पे रहना है। चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट आ जाए, उन्होंने तो वहीं पर रहना ना। तो जब तक आप एक थिंक टैंक ऐसा नहीं बनाएंगे जिसके अंदर ये तमाम सनतकार जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, जब वो भी हो, ब्यूरोक्रेसी भी हो, और साथ में आपके पॉलिटिशियंस भी हो, लेकिन उस वक्त जो आप पॉलिसी बनाए वो ऐसी पॉलिसी बनाए जो वो नेशनल पॉलिसी हो, जिसको कोई भी जमात आने के बाद उस पॉलिसी को चेंज ना करे। अभी अगर आप गौर करें तो हमने पिछले 25-30 साल के अंदर ट्रिलियंस डॉलर जो है ना तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। इस तरह की निजी एक गवर्नमेंट आई, उसका एक तरह का एक बजट था, वो गवर्नमेंट 3-4 साल बाद चलेगी, दूसरी गवर्नमेंट उसने नहीं यार अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो वहां तो उनके झंडे कर देंगे, इसको खत्म करते हैं, हम अपना नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं। और जो भी सियासतदान आते हैं डेफिनेटली वहां पे उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हमको इसके ऊपर एक थिंक टैंक बनाना होगा और हमको पिछले 25 साल के ऊपर ये गौर करना होगा कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि जिन वजूहात की बिना पर, जबकि पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन टूरिज्म है, दुनिया के पास बेहतरीन दुनिया के चावल हैं, दुनिया के बेहतरीन किनू है, दुनिया के बेहतरीन आम है, दुनिया के चारों मौसम है, दुनिया के बेहतरीन पहाड़ हैं, दुनिया के बेहतरीन दरिया हैं, 60% यूथ हैं, हम एटॉमिक कंट्री हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद हमारे डॉलर हर महीने इतने ऊपर क्यों जाते जा रहे हैं? ठीक है, हमारे पड़ोस के अंदर मुल्क है, वो आज से 25 साल पहले भी आप देखें तो उनका डॉलर वही 3.65 था और आज भी 3.65 है।
ہمارے یہاں جو وجوہات ہوئی ڈالر کے اوپر جانے کی، ان میں 2-3 وجوہات ہیں. اب اس کے اوپر ہمارے تھنک ٹینک کو سوچنا پڑے گا. میں آپ کو جلدی میں آپ جا رہی ہیں لیکن پھر بھی میں بریک لے لوں پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بڑی اچھی بات کی، بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہماری جو نیبرہڈ کنٹریز ہیں وہاں پر ڈالر کیوں سسٹین رہا، اس کے پولیٹیکل کیا ایشوز رہے وہاں پر، اور پاکستان میں اس چیز کو کیوں کنسیڈر نہیں کیا گیا، تسلسل کے ساتھ معاشی پالیسی کیوں نہیں بنائی گئی. بریک کے بعد کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. Let's do business. We are developing the environment and the infrastructure for potentially the next Silicon Valley and the next rodeo drive of the near future. From the business sector to the fashion streets on to the skyscrapers, you will find it all in the central business district of West Marina. بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. حکومت پاکستان. ویلکم بیک ناظرین، اور مکالمہ پروگرام میں آپ کو پھر ہم ایک بار بتائیں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور اسی کے پیش نظر حکومت نے ایک ایمرجنسی اکانومی پلان جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے، اور تقریباً 800 کے قریب کچھ آئٹمز ہیں جن پر بین کیا گیا ہے یا جن پر کوئی ڈیوٹی لگا کے اس کو اس طرح کر دیا گیا ہے کہ اس کی امپورٹ نہ ہو سکے. ڈاکٹر شاہد حسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیو اسٹریٹجی سے جیو اکانومکس کی طرف جا رہی ہے. پاکستان کا المیہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ سیاسی بحران اور سیاسی عدم استحکام میں رہا، جس کی وجہ سے ہماری معاشی پالیسی بن نہیں سکی یا بنائی نہیں گئی. بہت شکریہ آپ کا. یہ جو کچھ ہوا ہے ایک اور آپ ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت، ایلیٹ کے مفاد میں بناتے ہیں. ملکی ایلیٹ اور ایک بیرونی ایلیٹ ہے جس میں استعماری طاقتیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک شامل ہیں. آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک جو ہے وہ 1991 کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں گیا. ایک اور ملک ہمارا جو پڑوس میں یہ سمجھے اسے، وہ 2011 کے بعد نہیں گیا، اور ہم 23 مرتبہ جا چکے ہیں، اور 1993 سے اب تک 7 مرتبہ جا چکے ہیں. تو ایک تو ہم اشرافیہ کے مفاد میں بناتے ہیں ملکی، ایک بیرونی اشرافی. تو یہ سیاسی عدم استحکام نمبر 2 میں آتا ہے. اب میں اس کا ثبوت دینے کی کوشش کروں گا مختصر. اب دیکھیے ہمارا جولائی سے اپریل 2022 10 مہینے ہماری امپورٹ ہوئی ہے تجارتی خسارہ. یہ ہمارا تجارتی خسارہ ہوا $39 بلین. جی 72% ہوا ہے سر. نہیں وہ ہوا ہے، لیکن پچھلے سال کی اس کی مدت سے $15 ارب زیادہ ہے. اور اگر 2017 میں یہ $37 بلین تھا جب ہم نے کہا تھا معیشت دیوالی ہو جائے گی اتنا بڑا. ہماری جو امپورٹس ہیں وہ $65 ارب کی ہوئی ہے 10 مہینے میں، جو کہ پچھلے سال کسی مدت سے $21 ارب زیادہ ہے. تو یہ عیاشی جو ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت نے جو ہے وہ مارچ 2020 سے جون 2020 تک جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا اس کو 13.25 سے 7% کر دیا. پوری کورونا کے آڑ میں پوری دنیا میں جو ہے اتنی کمی کسی ملک میں نہیں، اور یہ افراط زر سے بھی کم ہو گئی. تو لوگوں نے سستی شرح سود پر قرضے لیے، بے تحاشا عیاشیاں کی، پروفٹ لیا، امپورٹس کی، تجارتی خسارہ بڑھ گیا، ریزرو گر گئے، روپے کی قدر جو ہے وہ گرتی چلی گئی. تو یہ جو ہم نے اشرافیوں کو نوازنے کے لیے کیا
हम शुरू से श्योर कर रहे थे, बाद में स्टेट बैंक ने तस्लीम किया कि ये जो हमने डिस्काउंट रेट गिराया था, सस्ते कर्जे दिए थे, इसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ी है। अरे भाई तो फिर 6 महीने बाद रिवाइज कर लेते। ये जो सिचुएशन है ना, ये आप हमारे मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। नंबर 1, जब तक ये जो 21 अरब डॉलर एक साल में बढ़ गई है इंपोर्ट, इसको कर्टेल करने के लिए हमें कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। छोटे मोटे इक़दाम से काम नहीं चलेगा। फिर अगर आप मईशत की दूसरी सूरत हाल देखें तो 28 फरवरी 2022 को जो इमरान खान साहब ने जो है वो बारूदी सुरंग बिछाई थी, वो इतना गलत फैसला था, सियासी फैसला था कि IMF से आपने 21 महीने का प्रोग्राम मुअत्तल रखने के बाद तहरीरी मुआहदा किया। उसके बाद आपको 1 अरब डॉलर की किस्त मिलनी थी और सऊदी अरब और UAE ने हमें कह दिया था कि जब आपको IMF से किस्त मिल जाएगी तो हम भी आपको पैसे दे देंगे। तो आप देखिएगा जून में जब हमारा IMF से मुआहदा होगा तो IMF की किस्त मिलेगी, सऊदी अरब पैसे देगा, उसके बाद जो है UAE पैसे देगा और हम इंटरनेशनल मार्केट से पैसे उठाएंगे। ये काम अगर 28 फरवरी को नहीं होता तो उस पर ये हो चुका होता। तो 28 फरवरी से अब तक 6 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व गिरे और 23 रुपया डॉलर गिरा 28 फरवरी से अब तक। जरा सोचें कि जो मुल्क 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है, सियासी मुफाद के लिए आपने उसको मईशत को दाव पे लगा दिया, रिजर्व को दाव पे लगा दिया और मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दिया। तो ये जो अशराफिया की मईशत और सियासी मुफादात है, ये सियासी अफरा-तफरी से ज्यादा मेरे हिसाब से है। हमें अशराफिया की मईशत को कुचलना होगा। तो शाहिद साहब, ये जो अशराफिया की जो मईशत है, इसके लिए हम क्या ऐसे कानून या क्या ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि अमीर लोगों से टैक्स लिया जाए और वो गरीबों के लिए सर्व किया जाए? देखिए, ये हम क्यों कहें, ये मैं नहीं कहता, ये मैं तो ये कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। और अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। कि अमीर गरीब को छोड़ें, हम तो ये कहते हैं कि आप एक मुकर्ररा हम 10 लाख कर दें, उससे ज्यादा जो कोई भी पाकिस्तान में आमदनी कमाता है, अल्लाह ताला का शुक्र करे, अल्लाह ताला ने मुझे इसमें आमदनी दी, टैक्स दे दे। यानी हर आदमी से जो एक मुकर्ररा हद से ज्यादा हो, अगर उसकी आमदनी कम है वो ना दे, लेकिन जिसकी आमदनी ज्यादा है मैं उसको छूट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसको इस मुल्क में इनकम टैक्स देना होगा, उसके लिए कानून बनाना होगा, उसको वफाक में कानून बनाना होगा, उसको चारों सूबों में कानून बनाना होगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। आपको इनकम टैक्स की मद में एक साल में 5000 अरब रुपया ज्यादा मिलेगा। नंबर 1, उसी साल जो आपका जनरल सेल्स टैक्स है, जो अवाम पे जिससे महंगाई आती है, अवाम को कीमतें बढ़ती हैं, वो 17% से 5% पर आ जाएगा। पेट्रोलियम लेवी जो ये 30 रुपए लीटर ले जाने जा रहे हैं, जिसे मैं भत्ता कहता हूँ, वो 0 पर आ जाएगा। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि महंगाई आपकी आ जाएगी 6% तक, आपकी शरह नमो हो जाएगी 7% पर और 8% पर, जो इस वक्त भारत की ऑलरेडी है। तो ये इसको करने में क्या कबाहत है? मैं अमीर गरीब दलाल प्रॉपर्टी क्यों कहूँ? मैं तो कहता हूँ जो कमाता है वो टैक्स दे दे, लेकिन उसके लिए आपको मईशत पर दस्तावेज भी बनाना होगा। पाकिस्तान में जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 2 करोड़ पे डिक्लेयर होती है, वो आप मार्केट वैल्यू पे लाना होगा। एक कानून बनाना होगा कि एमनेस्टी बैन हो गई, किसी को एमनेस्टी नहीं मिलेगी। एमनेस्टी का मतलब है कि वो कहता है मैं चोर हूँ, मुझे माफ कर दें, और 1.5% टैक्स में माफी कर दें। तो जब आप तनख्वाह हम सबका 25% देता है तो 1.5% में चोर को माफ भी करें। और हर हुकूमत पाकिस्तान में जो है वो एमनेस्टी देती रही है, हर हुकूमत जो है वो IMF के पास जाती है। तो IMF के लिए कानून बना दें कि चारों सूबे और पार्लियामेंट मंजूर करेगी तो आप IMF के पास जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। तो ये चीजें आप कर लेते हैं। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, उसको मनसूख कर देते हैं। मैं अल्लाह के फजल से, मेरा ईमान है, पाकिस्तान 7 से 8% पर तरक्की करेगा, अफरात-ए-ज़र 5 से 6% पर आ जाएगा, गुर्बत में कमी होगी, बेरोजगारी में कमी होगी, महंगाई में कमी होगी, पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती होती है अवाम को एम्पावर करने से, और इदारों को अपने हुदूद में रहना होगा। ये बिल्कुल जिम्मेदारी से करें, कोई रोक नहीं सकता पाकिस्तान को। मेरे मुल्क की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो उस पर सारी दुनिया यहाँ इंटरेस्ट ले रही है। हमारे जो अल्लाह ताला ने ज़खायर दिए जिनको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, हमारी जमीन ज़रखेज़ है, हमारे किसान मेहनती हैं, अवाम मेहनती हैं। बिल्कुल सही बात, नियत नहीं है सर। बस डॉक्टर शाहिद साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। आप भी डिस्कशन सुनिएगा सर। इख्तियार बेग साहब, बड़ी अच्छी बात की, राशिद साहब ने को भी सेकंड करूंगी। नियत नहीं है हमारे यहाँ। देखिए शाहिद साहब और हम बहुत सारे प्रोग्रामों में साथ आए हैं, और शाहिद साहब जिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं
वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो इसके ढांचे में तब्दीली करनी होगी। और मैं और वो एक पॉइंट पे मुत्तफक हैं कि हमारी इकॉनमी को 100 यानी 100 अगर है तो उसमें 20% मैन्युफैक्चरिंग रह गई है, 20% ज़राअत रह गई है और 60% ट्रेडिंग हो गई है, खिदमत का शोबा हो गया है। तो आपने ज़राई और सनती पाकिस्तान के जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, जो आपने बोला, उसको एक तरफ रख के आपने ट्रेडिंग स्टेट बना दिया कि बाहर से इंपोर्ट करो और सप्लाई कर दो, बीच में अपना प्रॉफिट ले लो। पाकिस्तान का जो ख्वाब था वो ये था कि हम ज़राअत के शोबे में खुद कफालत करें और फिर ज़रूरी अजनास को हम यूज़ करें मैन्युफैक्चरिंग में, कॉटन वॉटन, और फिर अशिया बना के हम एक्सपोर्ट्स करें। उससे हम आस्ते आस्ते कम करते करते 20% रह गया है, 20% मैन्युफैक्चरिंग और 20% एग्रीकल्चर। 60% हमारा जो है वो खिदमत का शोबा है, ट्रेडिंग की तरफ। आपने ट्रेडिंग स्टेट बना दिया पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी गलती है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ज़राई सनती पाकिस्तान है, चारों वेदर हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मेहनती किसान है, दुनिया के सबसे बड़ा आबपाशी का निज़ाम है, आप उससे क्यों निकल रहे हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी गलतियाँ थी जो आज पाकिस्तान में हम और आप अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं। हम तो दुनिया को फूड सिक्योरिटी में डेलीगेशन जब यूई लेके गया था, शेख लुब्ना बिन खालिद कासिम ने कहा अब गल्फ कंट्री को हमें फूड सिक्योरिटी दें, हम ज़मीनें लेते हैं, वहाँ से जो चीज़ पैदा होगी खाने पीने की हम एक्सपोर्ट कर दें। वो कहीं सूडान से मंगाती हैं, कहीं, तो पाकिस्तान नियरेस्ट है। तो खुदारा पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है उसी पे पाकिस्तान को इस्तेमाल करें और ट्रेडिंग स्टेट ना बनाए। ये पाकिस्तान की ख्वाब नहीं देखा था और यही वजह है कि आज हम डॉलर के मोहताज हैं, क्योंकि इतनी ट्रेडिंग कर ली आपने जो आपके अदा करने की सकत ही नहीं है इसमें। अब आपने इस साल 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो जाएगी, अभी 50 हो चुकी है, अभी 50 का हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं रहे आप, वो 30 पे अटकी हुई है और इंपोर्ट बढ़ा के आप जो हैं वो इस साल जो है आप तकरीबन 50-55 का तिजारती खसारा करेंगे, मुल्क बैठ गया है आपको। खुदा के वास्ते इमरजेंसी लगाएं। डॉलर जो लोग लेके जाते हैं अभी भी 10-10 हज़ार की आपने इजाज़त दी हुई है, 10,000 डॉलर बहुत होता है, उसको इमरजेंसी में आप कम करें। हमें तकलीफ होगी लेकिन मुल्क के लिए हमें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये इमरजेंसी इकोनॉमी पॉलिसी तो आ गई, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए क्या मौजूदा हुकूमत तैयार है? शहबाज शरीफ साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपोजिशन लीडर थे जब भी और आप प्राइम मिनिस्टर हैं जब भी, उन्होंने कहा था कि मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने को तैयार हूँ, आए सब बैठे मिलके बात करें। शहबाज शरीफ साहब की नीयत हमें नज़र आ रही है, मगर उनके पास शायद वक्त नहीं है या उनको पॉलिटिकल इतना अनस्टेबल कर दिया गया है कि शायद उनकी जो मशीनरी, हुकूमती मशीनरी है वो शायद डिफेंड करने में या दीगर कामों में लग जाती है। आप कैसे समझते हैं, क्योंकि आज उन्होंने तिजारतकारों से, सनतकारों से भी मुलाकात की है, क्या इमरजेंसी प्लान उनको देना चाहिए? देखिए शाहिद साहब ने अभी जो 2 बातें करी है ना, वो बड़ी गहरी बातें करी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी हैं कि अगर हमारे जो मसाइल है ना उनके अंदर एक तो इंपोर्ट बढ़ा के तो हम प्रॉब्लम में आए हैं, लेकिन साथ साथ जो शाहिद साहब ने एक बात कही ना कि अगर आज हम 2 अरब की प्रॉपर्टी लेते हैं और हम 20 लाख के ऊपर टैक्स देते हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज के पैसे निकल के जो चले गए रियल एस्टेट के अंदर, ये हमारे लिए एक बहुत समझ ले कि नासुर बने। और दूसरा मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेफिसिट से ज़्यादा जो हमारे डॉलर्स को जो डैमेज करा वही कर रहा है कि देखें आज के दौर में अगर मैं 1 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो पाकिस्तान का कोई ऐसा कानून नहीं है कि मैं $5,000 लीगल बेसिस के ऊपर बाहर भेज सकूं। और उसके बावजूद भी अगर आप पाकिस्तानियों की उठाएंगे तो किसी की $2 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी कि $2 मिलियन वाले तो पाकिस्तानी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर मौजूद हैं। लोगों ने, क्योंकि आपके लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं थे तो लोगों ने पूरी फैमिली को माइग्रेट कर दिया, पूरी फैमिलीज की। उन्होंने जब बिजनेसमैनों ने वहाँ पे लिया अपना नेशनलिटी ली, उन्होंने कनाडा की, तो उनका जो वो लॉ था वो था कि $5 लाख मिनिमम था और $1 मिलियन था कि अगर आप $5 लाख या $1 मिलियन
डॉलर वहाँ पे रखेंगे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो हम आपको नेशनलिटी दे देंगे। उस सूरत के अंदर आपके बेताशा पैसे चले गए। शाहिद साहब ने 2-3 जो बातें करी, अगर आप उसके ऊपर काम कर लें, मैं उनकी बात से बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। कहता हूँ कि एक नंबर 1 तो ये कि जो सनती है ना, जो सॉरी अपना ज़राअत है, हमारे जो किसान है अल्टीमेट मेहनती किसान है। तो हमको अभी जैसे अख्तियार भाई कह रहे थे कि हम अभी भी गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अभी भी चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी हम सफेद चना इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी हम दाल चना। फील थे हमें। तो इन तमाम के ऊपर ख़त्म करके अगर हम अपनी गुनाही करेंगे तो आपको जो आने वाला एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे आपकी उस चैलेंज की और उस फेयर्स की दुनिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी चली गई है एग्रीकल्चर के लिए और हम वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये जो $6 बिलियन की जो इन्होंने बचत कर रहे हैं, कल जो इन्होंने आपको पैकेज दिया ना, उससे आपको मल्टीपल फायदे हैं। एक तो फायदा आपको ये हो गया कि आपके $6 बिलियन ये बच गए, फिर उनका जो सब्स्टिट्यूट होगा वो आप पाकिस्तान के वो करेंगे। और इन हालात के बाद जो आपके जो अब आपको चैलेंज फेस होने वाला है बेरोजगारी का, कि जितनी तेजी से महंगाइयां बढ़ेंगी, जितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी, तो अगर इसकी वजह से जब इसका सब्स्टिट्यूट आएगा तो उसकी वजह से आपकी बेरोजगारी के अंदर भी बहुत ज्यादा, क्योंकि डेफिनेटली जॉब में निकलेंगी, ठीक है ना। और दूसरा जो अभी शाहिद साहब ने कहा है कि अगर आज हमारी इंडस्ट्रीज के पैसे निकल के प्रॉपर्टी में क्यों चले गए, वो इसलिए चले गए कि जब हमारे कारोबार के अंदर मसाइल तो थे, आपको मालूम है ना कि हर किस्म के मसाइल हैं हमारे कारोबार में। एक पहले लॉ एंड ऑर्डर्स का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज ने उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ना काबिल मतलब जिसका हमको कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि शायद ये मसाइल हमेशा के लिए ख़त्म होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हमारे हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, लेकिन ये वही वजूहात थी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, फॉरनर हमारे पास आते नहीं थे। तो हमने अपनी इंडस्ट्रीज के पैसे निकाल के जब प्रॉपर्टी में डालना शुरू कर दिए, तो वहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर आज मैं 2 अरब की एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो उसके अंदर मैं गवर्नमेंट को क्योंकि मैं 2 अरब की प्रॉपर्टी को 20 करोड़ की शो कर रहा हूँ, तो मैं गवर्नमेंट को 20 करोड़ के ऊपर 3 साल में एक दफा टैक्स दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये 2 अरब में इंडस्ट्री में लगा था, तो ये 2 अरब के जब मैं इंडस्ट्री चलाता तो वो इंपोर्ट की सब्सिट्यूट भी बनती और वो एक्सपोर्ट को भी हमारे ग्रो करती, और मैं कम से कम उस 2 अरब की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम से कम मैं 200 से 300 लोगों को रोजगार मिलता। मैं एक बात कह देता हूँ, जब बिलावल साहब जा रहे थे जो रात को, तो हमने उनसे बात की थी, टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट गुलामाबाद, अलकराम, तब्बा, मोहम्मद अली वगैरह, हमने उनसे कहा, मैंने उनको तजवीज़ दी थी कि हमारे सर पे 4 तलवारें हैं, अब आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप उनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हल करें। और उसमें पहला FATF का था, GSP+ का था, IMF के मैटर से, और उन्होंने जाके वहाँ बातें की। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हमने बहुत सारे एलिमेंट्स पे, फैक्टर्स पे बात की है, लेकिन क्या जो डॉलर की उड़ान है वही बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और इसको किस तरह हम रोक सकते हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, पहले तो कि आपके मेहमानों ने बड़ी अहम बातें की हैं, उसको नोट करना चाहिए। जिस वक्त आपको IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा जून में और कर्जे मिलेंगे, तो मेरे ख्याल ही 180 पर आ जाएगा, 182 पर। नंबर 1, अभी जो कुछ करना है बड़े मसले में आपको बता रहे, इमरान खान साहब ने एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आए थे 2019 में। उसमें यह कानून बनाया गया था, कानून कि जो मुल्क के अंदर असासे हैं, जो चोरी के पैसे के हैं, रिश्वत के हैं, और जिन्होंने अगर टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, तो टैक्स एमनेस्टी पर 1.5% तक टैक्स था, अगर उससे फायदा नहीं उठाया तो फिर हम उनसे मुल्की कानून के तहत टैक्स वसूल करेंगे, उन पर कब्जा कर लेंगे। उनकी तफसीलात हुकूमत के पास है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था, उस वक्त के FDR ने कहा था, मैंने ये काम किया कि मुझे प्रॉपर्टी की तफसीलात हैं, जो एसेट की तफसीलात है, चोरी के पैसे की, जो मुल्क के अंदर है, अगर उससे मुल्क के कानून के तहत टैक्स लें तो 900 अरब रुपया आपको मिल सकता है, फिर पेट्रोल के नर्स बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। अच्छा। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ आपको बता दूं, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगाया, वो उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, इनकम टैक्स नहीं दिया, एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, आपके लिए क्या मुश्किल है कि उस पर खत लिखा जाए कानून के तहत कि ये 1 करोड़ आपने जमा कराया कौमी बजट में, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उससे आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, इतना टैक्स है, अब आप ये कैश नहीं करा सकते जब तक टैक्स ना दें। इन असासों पर करेंगे, 900 अरब रुपए आपको मिल जाएगा, मैं गारंटी कर सकता हूँ। तो फिर ये जो पेट्रोल में है आप रिलीफ दे सकेंगे, फिर आपकी एक्सपोर्ट में आप इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ देंगे, एक्सपोर्टर्स को देंगे, तो आपको बढ़ेगा। ये मेरा पहला तजवीज है। दूसरी ये थी कि जब तक आप IT और इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे बड़े पैमाने पर, हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। तीसरी बात जो मैं आम कहना चाहता हूँ कि हम तफसीलात को एनकरेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को कम कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसकी बरामदात ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और आखिरी मेरी तजवीज ये है
कि अगर आपको लोगों को रोजगार देना है तो जो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उससे 50 अरब रुपया अलग कर लें। और 200 अरब के प्रोजेक्ट प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, छोटे किसान, उनको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक के कर्जे दें। तो अगर एक आदमी को 2 लाख कर्जा मांग चाहिए है तो आप उसको 1.5 लाख बैंक से दिलवाएं और 50 अरब रुपया बेनजीर सपोर्ट से दें, इस कंडीशन पर कि अगर वो कर्जा अदा करता है तो ये 50 अरब माफ हो जाएगा। यानी बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम को रिस्क का जरिया बनाएं, ये तरीका है 3 साल में पाकिस्तान से बेरोजगारी को खत्म करने का। तो पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। तो अगर आप ये पॉलिसियां बनाते हैं पाकिस्तान की आपकी रिकमेंडेशन हमने सुन ली है सर। उम्मीद है कि हमारे जो करते धरते हैं उन तक भी पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब शॉर्टली बता दीजिएगा राशिद साहब कि IMF के पास हम गए हैं, आज से हमारी मुज़ाकरात भी शुरू हुए हैं, क्या हमारी इकोनॉमी ट्रैक पर आ सकती है क्योंकि डिमांड्स हम मान रहे हैं और हमें लोन भी मिल जाएगा इंशाल्लाह? देखिए, हमारी इकोनॉमिक को ट्रैक पे आने का ओनली सॉल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अच्छा, ठीक है जी। 2 चीजें जिनको आपने इग्नोर किया और आज ये दिन देख रहे हैं, ज़राअत को बहाल करें, खुद कफील खाने पीने की अशिया में वो इम्पोर्ट कम से कम ना हो। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे तो मुकामी खुद कफील हो, मुकामी तौर के ऊपर ज़राअत के शोबे को बहाल करें। और एनर्जी वगैरह के लिए जो महंगे फ्यूल और नकारा बिजली घरों से जो बिजली पैदा करके 28 रुपये फी यूनिट बना रहे हैं, इससे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लिहाजा आपको ऑल्टरनेटिव एनर्जी, मुतबादिल एनर्जी पे जाना पड़ेगा ताकि आपके पेट्रोलियम मसनूआत के जो बिल है वो कम से कम आधा हो। ये 2 चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट को मजीद आपने देखना है, IT के एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है जो फौरन हो सकती है। उसमें ज़्यादा मशीनें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें खदमात होती हैं, उसमें सर्विस होती है। तो उसको दुनिया ने जब पहुँचाया और इंडिया वगैरह में 150 बिलियन पे पहुँच गए हैं, हमारे 2 बिलियन पे हम रुके हुए हैं। तो इसको आपने प्रमोट करना होगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन को दे के हाँ आप दें। और इस वक्त कड़वे अगर घूंट लेने पड़ रहे हैं तो पूरे कौम तैयार रहे, क्योंकि डिफॉल्ट का लफ्ज दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ दे और पेनफुल है, जो एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन रही। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिकमेंडेशंस मांगी थी सनतकारों से, तिजारतकारों से। हमने अपने गुफ्तगू में कुछ रिकमेंडेशन देने की कोशिश की है। यकीनन अगर ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री सुन रही होगी तो इस पर कंसिडर करें। जाते जाते सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम 22 मरतबा IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं, मगर पाकिस्तान अब भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। इसलिए IMF के पास जाना जो है वो सोल्यूशन नहीं है। हमें पॉलिसी के लिए, इकॉनमी पॉलिसी के लिए एक नुक्ते पर मुत्तफिक होना होगा और उस नुक्ते पर सबकी नीयत ज़रूरी होनी चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।